हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 242 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट इंडियन मैन 15.8 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे, 55 ग्राम पर डे, 100 ग्राम पर डे। एक इंडियन मैन के लिए, एडल्ट इंडियन मैन के लिए जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है प्रोटीन के लिए, वह कितना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 55 ग्राम पर डे। The RDA for protein for an adult Indian male is approximately 55 gram per day, while for females it is around 45 gram per day depending on age and activity level. उम्र और आयु के अनुसार, कार्य के अनुसार जो एक वयस्क मेल का प्रतिदिन का रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक है यह है 55 ग्राम पर डे, और जो फीमेल का है यह है 45 ग्राम पर डे, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, VRAT diet is used for the treatment of diarrhea. It consists of bananas, rice, avocado, toast, bananas, rice, applesauce, toast, applesauce, soup, tea, toast, none of the above. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बनानास, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट इज द करेक्ट आंसर। The VRAT diet, bananas, rice, apple, sauce, toast, is a low fiber, easy to digest diet recommended for patient recovering from diarrhea. तो जो पेशेंट डायरिया से रिकवर हो रहे हों उनको इस प्रकार की डाइट दी जाती है जिसमें बनाना हो, राइस हो, एप्पल सॉस हो और टोस्ट हो, इनको शामिल कर लिया जाता है। ये लो फाइबर होते हैं और आसानी से पचने योग्य डाइट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ फूड पॉइजनिंग? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फूड पॉइजनिंग का कारण नहीं बनता है? ऑप्शन ए, लॉस्ट फूड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ अनसेफ फूड, सी, पैथोजेंस फाउंड इन फूड सब्सटेंस, डी, पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस। इनमें से जो फूड पॉइजनिंग का कारण नहीं बनेगा यह है पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस। हमारी भोजन में किस भोजन में रुचि है, ये इसका फूड पॉइजनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि जो ए बी सी ऑप्शन है इन सभी से फूड पॉइजनिंग होगा, क्योंकि जब किसी भी खाने को अच्छी तरह स्टोर नहीं करेंगे तो खाना खराब हो जाएगा, और यदि अनसेफ फूड को कोई यदि कंजम्पशन करेगा तो उसको भी पॉइजनिंग का खतरा रहता है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है, यदि जो फूड सब्सटेंस है उसमें पैथोजेंस पाए जाएंगे तो ये भी फूड सेफ नहीं माना जाएगा और अंततः पॉइजनिंग का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस। Food poisoning is caused by bacteria, viruses, toxins, or improper food storage. Personal food preferences have no direct role in causing food poisoning. Next question. Full form of ABCD method used in nutrition assessment. जो ABCD मेथड होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट में प्रयोग किया जाता है? Assessing, biographic, categorizing, declining. B option, anthropometry, biochemical, clinical, dietary. C, antigenic, biocontrol, cytological, diagnosis. D, analyzing, complication, biological, diagnosis. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो ईबीसीडी फुल फॉर्म होगा न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, इसका फुल फॉर्म है एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल,
clinical and dietary. So the correct answer is option B. The ABCD method is a comprehensive approach to nutrition assessment including A for anthropometry, body measurement, BMI, height, weight. B बायोकेमिकल जैसे कि ब्लड टेस्ट, आयरन लेवल कितना है, प्रोटीन का लेवल कितना है शरीर में. सी क्लिनिकल फिजिकल साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन. डी डाइटरी फूड इनटेक एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The permeability of blood and cerebrospinal fluid CSF is greatest in option A intermediate capillaries, B fenestrated capillaries, C tight junctions, D intracellular fluid junctions. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में जो परमिएबिलिटी होती है, ब्लड की पारगम्यता होती है, और सीएसएफ की सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सीएसएफ की जो परमिएबिलिटी होती है, यह सबसे ज्यादा होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में. इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैव पोर्स फेनेस्ट्री allowing easier exchange of substances between blood and cerebrospinal fluid. ये जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, इनमें पोर्स पाए जाते हैं. इन पोर्स से आसानी से ब्लड और सीएसएफ का आदान प्रदान हो जाता है. इस प्रकार से इनकी परमिएबिलिटी अधिक मानी जाती है. अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. इनमें से कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करेगा. सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां पर जो हाइपोथैलेमस होता है, ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में भूमिका निभाता है, और इसमें बॉडी टेम्परेचर हो, भूख हो, प्यास हो, और जो भी सर्केडियन रिदम्स होती हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करता है. तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD should receive oxygen therapy at what rate. ऑप्शन ए 1 to 2 liter per minute, B 4 to 6 liter per minute, C 8 to 10 liter per minute, D 10 to 12 liter per minute. COPD के पेशेंट को जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही हो, तो उसमें कितना ऑक्सीजन रिसीव करना चाहिए उसको. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 to 2 लीटर पर मिनट. COPD patients rely on hypoxic drive for breathing. High flow oxygen can suppress their respiratory drive, leading to CO2 retention and respiratory failure. Next question. Which of the following is a side effect of long-term corticosteroid use? यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि बेटनीसोल, डेक्सामीथासोन, बाइसलोन वगैरह टैबलेट ज्यादा ले रहा हो अधिक समय तक, तो उसको इनमें से कौन सी समस्या देखने को मिलती है. ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी वेट लॉस, और ऑप्शन डी है ब्रेडिकार्डिया. जो व्यक्ति अधिक मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, डेक्सोना वगैरह का सेवन करते हैं, बेटनीसोल ज्यादा टैबलेट लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस मींस हड्डी के गलने का खतरा अधिक होता है. इसलिए यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस. Long-term corticosteroid use causes bone demineralization, leading to osteoporosis. It also increases blood sugar levels, causing hyperglycemia and weight gain due to fluid retention. तो एक इसका अन्य कारण और भी है, अन्य इसके साइड इफेक्ट ये भी है कि हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति भी बनेगी और वेट गेन भी हो सकता है. तो इस स्टीरॉइड्स को अधिक नहीं लेना है कम समय तक, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार इसको लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The most effective method of controlling mosquito-borne diseases like malaria and dengue fever. डेंगू और मलेरिया को रोकने का जो बेस्ट इफेक्टिव मेथड है वह कौन सा है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक थेरेपी, बी वेक्टर कंट्रोल, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। मलेरिया और डेंगू दोनों बीमारियां मच्छर से होती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होने वाली बीमारी है और इसका जो वाहक मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज होती है, फीमेल एनाफ्लीज इसके लिए होती है मलेरिया के लिए, और डेंगू का मच्छर एडीज मच्छर होता है। ये दोनों मच्छर क्या क्या करते हैं कि जो इसमें पैथोजन है, जो बीमारी का कीटाणु है, उसके लिए वेक्टर का काम करते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली बीमारी तो नहीं फैलाते हैं, लेकिन अपने अंदर पैथोजन्स को मनुष्य के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेक्टर कंट्रोल सबसे इफेक्टिव मेथड है यदि मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करना हो। Since malaria and dengue are transmitted by mosquitoes, controlling their breeding, removing stagnant water, using insecticides and mosquito nets is the best prevention strategy. होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब किसी जगह पर अधिक मलेरिया हो जाता है तो वहां पर फॉगिंग वगैरह की जाती है, डेंगू केस निकल आता है तो फॉगिंग की जाती है, जिससे कि जो लार्वा है वो खत्म हो जाए, जो लार्वा है वो मर जाए और आगे मच्छरों की जो जनसंख्या है वो ना बढ़ने पाए। तो इसका जो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? मॉस्किटो को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके कई उपाय भी हैं, जैसे कि कोई पानी भरा हुआ पानी है कहीं घर में तो उसको हटाना, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना। इससे हम लोग मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, which defense mechanism is a person using when they unconsciously block painful thoughts from awareness? ऑप्शन ए रिग्रेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रिप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसको एक व्यक्ति तब प्रयोग करता है when they unconsciously block pain thoughts from awareness. Repression is an unconscious defense mechanism where distressing memories, thoughts or impulses are pushed out of conscious awareness. देखिए, जब कोई व्यक्ति जागरूकता के जागरूक होकर के कुछ ऐसे विचारों को, ऐसे स्मृतियों को दूर करता है या उनको अपने मन में आने से रोकता है, तो इन सब बातों को हम लोग रिप्रेशन कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिप्रेशन, जिसका अर्थ होता है दमन करना या दबाना। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर? ए ऑक्सीटोसिन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन is responsible for uterine contraction during labor. Oxytocin released by the posterior pituitary stimulates uterine contractions during labor and helps in milk ejection and during breastfeeding. ऑक्सीटोसिन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक तो पहली बात यह है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और मिल्क इजेक्शन में सहायता करता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ न्यूबॉर्न? 10 to 20 breaths per minute, 20 to 30 breaths per minute, 30 to 60 breaths per minute, 60 to 90 breaths per minute। यहाँ पर जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी बात हो रही है न्यूबॉर्न की, तो यह होती है 30 to 60 breaths per minute. So the correct answer is option C. A normal newborn breathes 30 to 60 times per minute.
Respiratory distress signs include grunting, nasal flaring, and retractions. Next question. The best method for preventing healthcare associated infection is option A, wearing gloves and at all times, B, proper hand hygiene, C, using antibiotics prophylactically, D, isolating all patient. करेक्ट आंसर होगा इसका हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन मीन्स अस्पतालों से यदि आपको संक्रमण से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, तो सबसे अच्छा तरीका है हैंड वॉश करना। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रॉपर हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड to prevent the spread of hospital-acquired infections. Alcohol-based hand rub are also effective against most pathogens. अच्छी तरह से हाथ को साफ सफाई करनी चाहिए। हैंड वॉशिंग एक सिंगल इफेक्टिव मेथड है। यदि पानी से हैंड वॉशिंग, पानी और साबुन से हैंड वॉश करना संभव ना हो तो एक अच्छा तरीका होता है कि जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स हैं, स्प्रिट वगैरह है, वो भी एक इफेक्टिव मेथड होता है अधिकतर पैथोजेंस के खिलाफ में। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है प्रॉपर हैंड हाइजीन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ऑरिगिनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, लेप्सेला, निमोनी। इनमें से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है यह होता है ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज ए ग्राम पॉजिटिव कोकाई responsible for infections like MRSA, pneumonia and skin abscess. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो कुछ विशेष प्रकार का इन्फेक्शन जैसे कि MRSA है, निमोनिया है और स्किन एब्सेसिस पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which rhythm requires immediate defibrillation? Option A, atrial fibrillation, ventricular fibrillation, sinus bradycardia, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इनमें से ऐसा कौन सी रिदम है जो कि आवश्यक होती है इमीडिएट डिफिब्रिलेशन के लिए? दैट इज ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करेक्ट आंसर होगा। Ventricular fibrillation (VF) is a life-threatening cardiac arrhythmias that causes the heart to quiver instead of pumping blood. Immediate defibrillation is needed to restore a normal rhythm. इसमें से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमिया की स्थिति है जिसमें जो हार्ट होता है वह पंपिंग करने के बजाय क्या करने लगता है? क्वीवर मींस कांपने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से यदि ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड जब पंप नहीं होता है तो जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसीलिए तुरंत ही वेंट्रिकुलर इमीडिएट किसकी जरूरत होती है? इमीडिएट डिफिब्रिलेशन की जरूरत पड़ती है जिससे कि हृदय अपनी नॉर्मल लय में, नॉर्मल रिदम में आप वापस आ सके। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन requires immediate defibrillation. Next question, which of the following is a sign of hypoglycemia? हाइपोग्लाइसीमिया के साइन हैं ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, बी फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन,
कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को शुगर डाउन हो जाती है, लो शुगर लेवल हो जाता है, तो पसीना आएगा, हाथ पैरों में कपकपी आएगी, कंफ्यूजन होगा, कमजोरी आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है। कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, स्किन ठंडी हो जाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is contraindicated in pregnancy due to its tetragenic effect? फॉलिक एसिड, वारफेरिन, इंसुलिन, सिफेक्सोन। यहाँ पर ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको कि प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता है या प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है? दैट इज वारफेरिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वारफेरिन को प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। Warfarin crosses the placenta and can cause fetal malformations. Heparin is the preferred anticoagulant in pregnancy. अब वारफेरिन का यूज किया जाता है ब्लड थिनर के रूप में, तो ब्लड थिनर के रूप में किया जाता है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी हो तो ये प्लेसेंटा को पार करके फीटल मेलफॉर्मेशंस का कारण बनेगी, इसलिए वारफेरिन कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में।